हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आपका एडुहट्टा पे स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसके जनक हेरोडोटस हैं और इसके पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो पिछली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था। क्लास में हम आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें जो लिपि लिखी गई थी उसको आज तक हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो ये जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो जगह खोजी गई थी वह हड़प्पा थी, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। देखिए, इस काल की जानकारी हमें जो मिलती है वो कार्बन की C14 पद्धति द्वारा मिलती है। ठीक है। और सिंधु सभ्यता जो थी वो काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका विस्तार काफ़ी लंबा था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैली हुई थी। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। इस सभ्यता का विकास जो हुआ उसके कई मत हैं। इसके एक विदेशी मत हैं। विदेशी मत के अनुसार यह सभ्यता जो थी वो सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी, उसी तरह से मिलती जुलती थी। लेकिन हमारे जो स्थायी मत हैं वो ये कहते हैं कि ये सभ्यता जो थी वो जिन लोगों ने बनाई वे भूमध्य सागर की तरफ से आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी जो हमें मिली थी वो चार्ल्स मेसन जी ने दी थी। चार्ल्स मेसन जी ने 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। उन्होंने ये बताया था कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कि कुछ पुराने ईंटें, पुरानी सभ्यता पाई गई, लेकिन इसके आगे इन्होंने कोई भी बात नहीं कही। उसके बाद से एक समय था जहाँ पे बर्टन बंधु करके दो भाई थे। वे 1856 ईस्वी में एक रेल निर्माण कर रहे थे। उस रेल निर्माण के दौरान जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें कुछ जमीन के नीचे से पुराने पत्थर मिले। उस समय तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये जान गए थे कि इसके जमीन के नीचे पहले कोई सभ्यता थी। लेकिन फिर उन्होंने इस कार्य को वहीं पे बंद कर दिया और उसके आगे वो छोड़कर चले गए थे। ठीक है। उसके बाद सर जॉन मार्शल आए, जिन्हें हमारे भारतीय पुरातत्व का संभालने का कार्यभार मिला, और 1921 में उन्होंने इस जगह की खुदाई का कार्यभार शुरू किया। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने दिया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी जी ने की थी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आगे हम देख रहे हैं ये सिंधु सभ्यता के कुछ चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्नानागार के चित्र दिख रहे हैं, और ये सभ्यता
काफी सुनियोजित रूप से चलती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता कितनी सीमाएं थी। ये काफी बड़ा था, 13 लाख वर्ग स्क्वायर फीट में था, स्क्वायर किलोमीटर में था। तो देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तर दिशा में इसका विस्तार जो था मांडा जम्मू कश्मीर तक था, और इसका पश्चिमी विस्तार सुतका गंडोर बलूचिस्तान तक था, और इसका दक्षिणी सीमा जो लगती थी वो दैमाबाद महाराष्ट्र में लगती थी, और इसकी जो पूर्वी सीमा थी वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लगती थी। तो अगर हम इसके सारे पॉइंट्स को मिला दें तो हम इसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक का जो विस्तार था वो लगभग त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो ये मांदा जगह है, इसके किनारे जो नदी बहती थी वो थी चिनाब, और ये सुतका गंडोर जो बलूचिस्तान में जगह है वह दास्क नदी के किनारे था, और ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र में एक जगह है ये गोदावरी नदी के किनारे था, और ये आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी के किनारे था। तो देखिए इससे आपको 4 पॉइंट मिल गए हैं। एग्जाम में वन लाइनर में ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसकी उत्तरी सीमा कहाँ पे थी, पश्चिमी सीमा कहाँ पे थी, पूर्वी सीमा कहाँ पे थी, और दक्षिणी सीमा कहाँ पे थी। अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिले कुछ साक्ष्य हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपने चित्र में देखा है कि वहाँ पर सुनियोजित सड़कें थी, वहाँ पे जो घर बने हुए थे वो पक्के ईंटों के बने हुए थे, और वहाँ का जो जीवन था वो काफ़ी सुखद था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था, और इनका व्यापार विदेशों तक होता है। देखिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि इनका व्यापार विदेशों तक होता है, क्योंकि हमें इनकी खुदाई से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर फारस की कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार विदेशों तक होता है। इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लिपि में, इस मोहर पे जो लिखा हुआ है उससे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, और इससे सिर्फ हमें ये जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहर से परिचित तो थे, लेकिन जो लिपि लिखी गई है उसे हम पढ़ नहीं सके। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ये एक श्रृंगी मोहर काफी प्रचलित थी, का ये फोटो दिया गया है। दूसरे फोटो में हमने एक मोहर मिली है जिसमें हमें एक कुबड़ा बैल मिला है। तो एग्जाम में ये साफ साफ पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये कुबड़ा बैल वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, एक श्रृंगी मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। ये देखिए इस पिक्चर में आपको जो दिख रहा है ये एक मूर्ति है जिसके कंधे पे एक कपड़ा रखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पुरोहित को मानते थे। ठीक है, इस मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर थे। इसके बाद कुबड़ वाले बैल का चित्र भी प्राप्त होता है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, और सिंधु घाटी की सभ्यता को 4 वर्गों में बांटा गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर ही हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इन साक्ष्यों को कुछ विद्वानों ने गलत भी माना है और
कुछ ने सही भी माना है। तो कुछ मतों के अनुसार यहाँ पे 4 वर्गों में सिंधु घाटी समाज बटा हुआ था। एक विद्वान वर्ग था, दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा व्यापारी या शिल्पी वर्ग था और चौथा श्रमिक वर्ग था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक मत और भी है। यहाँ पे जो समाज होता था वो 2 वर्गों में भी बटा होता था। एक शहर होता था जो उच्च शहर ऊंचे पे होता था और दूसरा होता था एक निम्न शहर। ऊंचे शहर में उच्च वर्गीय लोग रहते थे जो वहाँ के कारभार संभालते थे और निम्न शहर में जो श्रमिक वर्ग होता था वह निवास करता था। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं समाधान प्रणाली। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग को ये पता था कि अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अंतिम संस्कार होते थे। पहला होता था पूर्ण समाधान, इसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। दूसरा था आंशिक समाधान, इसमें मृतक के शरीर को जंगल में रख देते थे और जो पशु पक्षी उसका मांस खा लेते थे तो हड्डियों को दफन कर दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार। दाह संस्कार में मृतकों को जलाने की परंपरा है। आज के समाज में हमारे या तो पूर्ण समाधान होता है या तो दाह संस्कार होता है। आंशिक समाधान समाधान की जो परंपरा है वो इस समय प्रचलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो खोजी गई थी तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी जी थे। इन्होंने 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में कार्य करना शुरू किया और 1922 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली थी। यह सभ्यता रावी नदी के तट पर है और यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो कुछ लोग इस पे गलत जवाब भी दे देते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, तो ये सिंधु नदी के किनारे होगी। तो ऐसा नहीं है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी। तो यहाँ की खुदाई से हमें निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसा कि कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। तो देखिए, अन्नागार से ये पता चलता है कि यहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था। तो अन्न का अगर आप भंडारण कर रहे हैं तो वो किसी न किसी व्यापार के लिए भी कर सकते हैं और अपने खाने के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे हमें पता चलता है कि यह जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा बड़ा शहर, यह माना जाता है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर, लेकिन ये पाकिस्तान में है इस समय। इसकी खुदाई सन 1921 में रखालदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यहाँ पे पुरोहितों के आवास मिले हैं। जैसा कि आप एक चित्र में दिखाया था कि पुरोहित की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, उनके आवास भी मिले हैं। एक घर में कुआं, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के साधन के लिए भी ये घर में कुआं बनाते थे। एक विशाल स्नानागार मिला है। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में विशाल स्नानागार मिले हैं। तो देखिए, ये विशाल स्नानागार आप जिस चित्र में देख रहे हैं ये ऐसा है। ये आपको एक बड़ा स्विमिंग पूल की तरह दिखेगा। ये वहाँ के लोगों के लिए एक विशाल स्नानागार था। इसका मतलब यहाँ के लोग इस चीज से परिचित थे। यहाँ पर विशाल अन्नागार मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं। सूती वस्त्र मिलने से यह अभिप्राय है कि ये लोग कपास से भी परिचित थे। ये कपास की खेती भी करते थे, तभी ये सूती वस्त्र बना चुके हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी होती थी और चौड़ी के साथ साथ यहाँ लोग पके हुए ईंटों से भी परिचित थे।
और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पे जो भी घर मिले हैं वो सब पके ईंटों से मिले हैं। यहाँ सभागार भी होती थी। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सभा सभा होती थी, यहाँ के सभापति होते थे और यहाँ जो होता था एक राजशाही शासन तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर प्रजा के लिए कार्रवाई जरूर होती थी। दूसरा है, यहाँ पशुपति शिव की पूजा होती थी। ये कैसे कह सकते हैं कि जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक योगी की मूर्ति बनी हुई है जिसके दाईं तरफ शेर और हाथी है और बाईं तरफ भैंसा और गैंडा की मूर्ति दी गई है। सॉरी। और इसके सिर पर एक त्रिशूल बना हुआ है। ये पिक्चर लगभग पशुपति को डिनोट करता है, मतलब ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, और यहाँ तांबे के ढेर मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि ये तांबे से भी परिचित थे। इसका मतलब ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता भी थी। कुबड़ वाले बैल की मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग आज़ादी के समय, मतलब 1947 तक लगभग 50 हमें जगहें मिल गई थी, लेकिन आज के टाइम में हमें लगभग 1500 से अधिक स्थलों का पता चल चुका है। लेकिन ये स्थल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उतने ना पढ़ के हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर पूछे जाते हैं उन कुछ स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। रावी नदी के तट पर मिला था और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं कि वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। अन्नागार प्राप्त हुए थे, कांस्य के दर्पण प्राप्त हुए थे, R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था और श्रमिक के आवास मिले थे और कब्रिस्तान भी मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में प्राप्त हुआ था, यह सिंधु नदी के किनारे था। इसके खोजकर्ता थे रखालदास बनर्जी जी। यह स्थान भी 1921 में खोजा जा चुका था। यहाँ पे एक विशाल स्नानागार थे, जैसे कि आप फोटो में देखे थे, एक बड़ा स्विमिंग पूल जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ कांस्य की मूर्ति होती थी, पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ महाविद्यालय प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा का स्तर कितना अच्छा था। एक श्रृंगी पशु की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछ चुका है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा मोहनजोदड़ो को। यहाँ एक जगह थी चंदूड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे थी। इसके खोजकर्ता थे गोपाल दास मजुमदार। देखिए, आपको सारे खोजकर्ता तो याद करें ना करें, लेकिन इन दो को आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछता है और सन भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे सन नहीं लिखे हैं। ठीक है, चंदूड़ो ऐसी जगह थी जहाँ पे मेकअप की सामग्री, चूड़ी और आईना जैसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पैरों के निशान भी मिले हैं। यहाँ मनके बनाने का कारखाना था। इससे ये पता चलता है कि चंदूड़ो जो जगह थी, ये उद्योग के लिए काफ़ी प्रचलित रही होगी उस समय। आगे बढ़ते हैं। एक जगह थी लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में पाई गई। ये भोगवा नदी के किनारे थी। इसके खोजकर्ता SR राव थे। यहाँ से हमें एक गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा का मतलब होता है पतन, जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। ये लोथल जो था एक बंदरगाह था।
यहाँ पे युगल सावधान के अस्थि मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन भी था। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ का जो व्यापार होता था वो विदेशों तक फैला हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ गेहूं और जौ के अलावा चावल से भी परिचित थे। यहाँ हाथी दांत मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ हाथी के दांत का व्यापार भी होता था, क्योंकि यह एक बंदरगाह था और बंदरगाह पे विदेशों में हाथी के दांतों का व्यापार भी उस समय चलन में था। यहाँ घोड़े की मूर्ति मिली है, इससे ये भी पता चलता है कि ये लोग घोड़े से परिचित थे। अगली जगह है कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में है। यह भारत में है, यह घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता बीके थापर व बीबी लाल थे। ठीक है, यहाँ पे हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड मिला है और चूड़ी मिली हैं और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। इससे ये पता चल सकता है कि यह सभ्यता में कुछ जगह यहाँ भूकंप आए थे, जिस वजह से शायद ये सभ्यता नष्ट हुई हो, लेकिन इसके साक्ष्य हर जगह नहीं मिले हैं, इसीलिए हम इसका कोई पूरा सही अनुमान नहीं लगा सके। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में एक जगह है। यह खोजी गई घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता थे अमरेंद्र नाथ। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल आज के समय में है और यहाँ पे तांबे के उपकरण काफी मात्रा में पाए गए हैं। एक जगह थी धौलावीरा, जो कच्छ गुजरात में है। इसके खोज रविंद्र सिंह से ये सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी के पहले तक माना जाता था। अगली जगह है सुरकोटदा, जो सरस्वती नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता जगपति जोशी जी हैं। यहाँ पर कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। इससे ये भी पता चलता है कि यह घोड़े से परिचित थे। यहाँ पे तराजू मिले हैं और इससे यहाँ पे जो बाट मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये बाट से परिचित थे। 16 किलो के बाट यहाँ से मिले हैं, तो इनकी शायद माप जो होती थी वो लगभग 16 किलो की होती थी। एक जगह है रंगपुर, ये सुखभादार नदी के किनारे है। या ए रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे। यहाँ से धान की भूसी मिली है। ठीक है, तो ये एग्जाम में कभी कभी ये देखिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हम जवाब देंगे रंगपुर। एक जगह है रोपड़, जो सतलज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। यहाँ पालतू जानवरों का भी शव मिला है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे और उसके बाद इनको भी दफनाने की प्रथा थी। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है पनवाली। पनवाली रंगोई नदी के किनारे मिला है। इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। यह जो जगह थी, यहाँ की सड़कें काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। यह एक पूरा नगर ना होके काफ़ी छोटी जगह थी। यहाँ पर मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के हल का मतलब है कि एक खिलौना रूप था जो मिट्टी के रूप में बना हुआ था। ठीक है, तो चलिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली और आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।